नाज़रीन आदाब, मैं शरी यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर इंपॉर्टेंट खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल हो। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियाँ बनकर रह जाती हैं या फिर टीवी पर उनको 2 मिनट का ही वक्त मिल पाता है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। आज के हमारे टॉपिक में सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है कि तेलंगाना के अंतराम में एक भीड़ एक आदमी को बुरी तरह से पीट रही थी, जिसको बचाने के लिए उसकी बेटी की, जो कि 11 साल की थी, उन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा और उसकी भी मौत हो गई। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो दिल्ली का सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है, क्योंकि रोज़ मीटिंग चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कहाँ होगा, कितने लोग आएंगे, क्या होगा, सारी चीज़ें सेट हो गई हैं, लेकिन अभी तक सीएम को लेकर के अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि आज शाम तक अनाउंसमेंट हो सकती है। वहीं अगर हम और ख़बर की बात करें तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जो है मुस्लिम्स को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया था, जो कि वाकई एक इंसान जो है, जो कि एक अच्छी पोस्ट पे है, उसकी मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने जिन जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया था वो बेहद ही घटिया एक उसमें कहा जाएगा वो। वहीं अगर आखिरी खबर की बात करें तो वह है यूएस से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में हिंदुस्तान को एक और झटका दिया है। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ सेट नहीं हो पाई हैं। और इन सब चीज़ों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शाहिद उमैर। शायद आपका खैर मकदम है जी। शायद सबसे पहले बात अगर हम करें तेलंगाना से, तो तेलंगाना में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत शांति रहती है, उल्टे सीधे कामों को लेकर के पुलिस काफ़ी एक्टिव रहती है, उनको फ़ौरन ही पकड़ के उनके साथ इंसाफ किया जाता है, जो कि परेशान लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पे जहीराबाद के अंतराम गांव में 11 फरवरी को हुई एक जो है दर्दनाक घटना में 15 साल की मुस्लिम लड़की आलिया बेगम की मौत हो गई है। आलिया बेगम के पिता का एक क्या बोलते गुनाह था कि उन्होंने एक मकान के सामने वो पेशाब करने बैठ गए थे। उसी दौरान जो है 40 से 45 लोग आए और उनको पीटने लगे। उसके बाद उस बच्ची ने देखा, 15 साल की बच्ची ने अपने बाप को बचाने के लिए गई, उन लोगों ने उसे भी नहीं छोड़ा और उस पर भी पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया। 11 फरवरी को 15 फरवरी को उसकी भी मौत हो गई। वो हॉस्पिटल में थी और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही थी, लेकिन 15 फरवरी को उसका आखिरी दिन था। जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है मुसलमानों के लिए रमज़ान में 1 घंटे की सहूलत दी है, तो इसको लेकर के तेलंगाना में बीजेपी के लीडर जो हैं, बीजेपी के नेता राजा सिंह, उन्होंने भी बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये गवर्नमेंट जो है सिर्फ मुसलमानों का साथ दे रही है, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, और हिंदू जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक कोई भी गवर्नमेंट हो जो कि मुसलमानों का साथ देती है, उसको हम फलने फूलने नहीं देंगे। शायद जिस तरह से बयानात सामने आ रहे हैं और जिस तरह की ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं इन घटनाओं में भी ऐसे ही लीडर्स की भूमिका होती, जो कि इस तरह के बयानात देते, उसके बाद लोगों के दिल में एक ऐसी क्या बोलते वो पैदा होती है चीज़ें कि वो भर नहीं पाती। देखिए, ये मामला जो है 11 फरवरी को है, जब एक पिता को कुछ 40 से 45 की संख्या में एक भीड़ आती है और उन पे हमला कर देती है। बस उनका एक खास गुना यही होता है कि दो जो व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है कि उनके घर के सामने वो पेशाब करते हैं। हालांकि अगर पेशाब का सिर्फ मामला हो तो जिस तरह से भीड़ आती है और उन पे अचानक हमलावर होती है, उनको पीटा जाता है, तो इस एंगल से देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं कि सिर्फ मामला किसी एक पेशाब को लेकर हो। उसके बाद जब उनकी जो फादर हैं इस्माइल, उनकी जो बेटी है वो जाती है उनको बचाने के लिए। उसके बाद भीड़ जो है लड़की पे भी बिल्कुल रहम नहीं खाती है और उस पर भी बुरी तरह से हमला करती है। संख्या जो है मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जा रही है कि 40 से 45 की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और बाप के साथ साथ बेटी पे भी हमला करते हैं, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन आखिरकार वो ज़िंदगी नहीं उसकी बच पाई और उसकी मौत हो गई। लेकिन वही इस मामले में ये कहा जा रहा है कि जो MIM के विधायक हैं वो परिजनों के घर पर जाकर मिले हैं। फिर और भी जो दूसरे
पार्टी के लोग हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं और परिवार से मिल रहे हैं, उनको सहायता देने की बात कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो तेलंगाना यहाँ पे भाईचारगी मानी जाती है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग भाईचारगी के साथ रहते हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो खुद तेलंगाना की जो भाईचारगी इसकी वो मिसाल देते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से तेलंगाना में भी एक के बाद एक अब ऐसे विवादित जो खबरें सामने आ रही हैं या फिर ऐसे विवाद खड़े हो रहे हैं, तो आखिरकार इसके पीछे की रीजन क्या है। और हम नेताओं की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी जो धार्मिक बयान है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या जो अभी इस तरह की जो खबरें सामने आ रही है, फिर इस तरह के जो विवाद सामने आ रहे हैं, तो क्या इस विवाद से पीछे उन नेताओं का हाथ है जो लगातार एक सांप्रदायिक को बढ़ाने के लिए ऐसे विवादित बयान देते हैं। और सवाल ये भी है कि जिस तरह से एक पेशाब को लेकर भीड़ वहाँ पे हमलावर होती है, तो आखिर उस भीड़ के पीछे की जो मंशा है वो मंशा क्या थी। क्या अगर बेटी नहीं पहुंचती तो जो इस्माइल है वो भी क्या मॉम लिंचिंग का शिकार हो जाते हैं, या फिर कह ले कि बेटी के आने के बाद से वो जो भीड़ है थोड़ी डरी और उसके बाद से वो पीछे हटी। लेकिन कह ले कि 11 फरवरी के बाद 4 दिन तक जो बेटी है जिंदगी और मौत के बीच लड़ती है, लेकिन आखिरकार उसकी सांसें भी रुक जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन जिस तरह से शायद हमने बोला था शुरुआत में कि जो बीजेपी के यहाँ पे लीडर्स हैं, जिस तरह भी हमने देखा था कुछ टाइम पहले कि एक जगह पंडाल बनाया गया था दुर्गा पूजा के लिए, वहाँ पे एक बंदे ने जा कर के उसको तोड़ दिया था, उस मूर्ति में कुछ नुकसान पहुँचाया था। उसके बाद फिर ये जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं यहाँ पे सब वहाँ पहुँच गए थे, वो सब ने जा कर के अपना हंगामा किया था। बाद में सीसीटीवी फुटेज से जो चीज़ें सामने उसमें पता चला वो कि नॉन मुस्लिम है और वो वहाँ क्या बोलते शराब के नशे में गया, तो उसने ये सारी चीज़ें की। उसके बाद फिर अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो ये लोग पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अभी जिस तरह से तेलंगाना गवर्नमेंट ने मुसलमानों को लेकर के 1 घंटे का उनको सहूलत दी है कि रमज़ान में वो अपने घर पे जाके अफ्तार करें, क्योंकि अफ्तार के वक्त कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही मर्द है, वो ऑफिस से घर जाएगा तो सामान लेके जाएगा। लेकिन इसको लेकर के भी यहाँ पे अब चीज़ें चलनी शुरू हो गई हैं। राजा सिंह ने भी बयान दिया कि ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, मुसलमानों को आप क्यों क्या बोलते इतनी सहूलत दे रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें जो अभी हमने न्यूज़ बताई आपको कि एक बच्ची जिसकी मौत हो गई जो अपने पिता को बचाने के लिए गई थी, उस भीड़ के पीछे भी कहीं ना कहीं उस भीड़ के दिमाग में भी यही लोग जहर भरते, और इन लोगों के जहर भरने के बाद ही लोग जो है वहाँ पे जा कर के ऐसी हरकतें करते। नहीं, अगर हम तेलंगाना की बात करें, जैसे राजा सिंह का अभी आपने जिक्र किया, तो ये लोग भी इसीलिए बयान देते हैं ताकि ये मीडिया के सुर्खियों में बने रहें। और रमज़ान की बात करें तो तेलंगाना की तरफ से अगर 1 घंटे पहले छुट्टी पर जो मुस्लिम हैं उनको जाने की अगर इजाज़त दी गई है, और तेलंगाना के अगर विधायक राजा सिंह की बात करें, अगर वो ये करें कि एक खास समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो सवाल ये भी कि उत्तर प्रदेश में जो कुंभ चल रहे हैं उन पर जो पुष्प वर्षा किया जा रहा है वो कहाँ से खर्च हो रहे हैं। आप भी किसी एक खास समुदाय को खास तवज्जो दे रहे हैं, उन पर पैसा बजट खर्च कर रहे हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो खुद कांग्रेस गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो सिर्फ किसी मुस्लिम को लेकर, सिर्फ रमज़ान को लेकर ऐसे स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि देखा गया कि यहाँ पर और भी जो प्रोग्राम चलते हैं वहाँ पर स्पेशल बसें चलाई जाती है कि जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कत ना हो। तो सिर्फ ये ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे बयानबाजी की जाती है। हालांकि हकीकत ये है कि अगर किसी भी गवर्नमेंट की बात करें, अगर यहाँ पर कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करें, तो वो जितनी तवज्जो अगर मुस्लिम तबके पर देती है उतनी तवज्जो वो जो हिंदू धर्म है या फिर कह ले हिंदू की जो पाठ पूजा है, जो त्यौहार है, उस पर भी वो उतनी तवज्जो देती है। और देखा भी जाता है कि यहाँ पर अगर कोई त्यौहार हो, अगर हम रामनवमी की बात करें या और भी जो त्यौहार होती हैं, गणेश चतुर्थी की बात करें, तो यहाँ के मुख्यमंत्री खुद बैठक करते हैं और उस रास्तों को भी ब्लॉक किया जाता है जहाँ पर लगता है कि सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकते हैं या फिर जो श्रद्धालु उनको आने जाने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो उनके लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट बाकायदा स्पेशल बस भी चढ़ाती है, जो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए वो भी देती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो यहाँ की तेलंगाना गवर्नमेंट है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, वो किसी खास समुदाय को बढ़ावा दे रही है और एक समुदाय को आप पीछे करने की कोशिश कर रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये लोग खुद अपनी रोटी सेकने के लिए ऐसे नफरती बयानबाजी कर रहे हैं ताकि जो यहाँ की भाईचारगी है उस भाईचारगी को खराब किया जा सके। बिल्कुल सही। जिस तरह से कल राजा सिंह ने जो बयान दिया, उसने कहा है कि जो केसीआर थे वो भी निज़ाम थे और अब जो सीएम रेवंत रेड्डी हैं वो भी निज़ाम है। जिस तरह की भाषाएं बीजेपी के उसमें बोली जाती हैं वो कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है। जिस तरह से बीजेपी की बात हम कर रहे हैं तो बीजेपी के ही एक चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने कल एक बहुत ही भद्दा बयान दिया है। इसको बोला जाएगा कि आप अगर एक अच्छे संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको जनता ने चुना है और आप उस चुने हुए जनता का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं,
और आप इस तरह का मुसलमानों को लेकर के बयान देते हैं, आप भरी क्या बोलते हैं विधानसभा में इस तरह के बयान देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं है। इसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सदन में दिए मौलवी वाले, उसके बाद भी उन्होंने कुछ बोला था, उस बयान पर पलटवार किया है। सपा ने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल जो कि सपा प्रमुख, उन्होंने मुख्यमंत्री की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते उन्हें तो खुद ही स्कूल जाने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूपी विधानसभा में भी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल ना हो, इसकी क्लास होनी चाहिए। सपा अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीएम योगी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने वालों में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर ना भेजें, लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा, जो आज तक आसपास के 1-2 देश ही कर पाए हैं। इसका नज़रिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है? वो इतना बड़ा कभी नहीं हो सकता जब तक आपके जहन में एक समुदाय को लेकर के ऐसी चीज़ें उत्पन्न होती रहती हैं। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, कभी भी आपके जो आपका पहनावा है या आपके बात करने का तरीका है या आप और भी बहुत कुछ करते हो, उस पर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि वो आपकी आस्था है, आप उस हिसाब से जी रहे हैं। लेकिन आप अगर किसी और पे कमेंट करेंगे तो ज़रूरी यही है कि आप पे भी ऐसी चीज़ें उठेंगी, और जब आप पे ऐसी चीज़ें उठेंगी, क्योंकि आप एक प्रदेश के सीएम हैं, तो आप उन लोगों पे एक्शन लेंगे, उनको बेवजह जो है आप जेल में डाल देंगे। जिस तरह से हमने देखा कि एक इंसान ने एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल की थी, उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया। हालांकि उस तस्वीर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हों, लेकिन फिर भी अगर आप एक समुदाय को लेकर के जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि राजा सिंह जैसे लोग इस तरह का बयान देते हैं, तो जो बीजेपी के बड़े पदों पे बैठे हुए लोग हैं, या हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्होंने भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने भी 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसी ऐसी भाषाएं बोली हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो कि एक समुदाय को डायरेक्टली टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में हेट स्पीच की वारदातें बढ़ी हैं, कहा जा रहा है कि 76% वारदातें बढ़ गई हैं, तो इसमें इन बड़े लीडर्स का बहुत बड़ा योगदान है कि इन्होंने अपनी ज़ुबान पे न लगाम लगाया, ना ही अपनी पार्टी के लीडर्स को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने पे रोक लगाई। नहीं, अगर देखा जाए इनकी बात, पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो कहा जाता है कि बीजेपी में इस बात की होड़ मची रहती है कि कौन कितना विवादित बयान दे सकता है। हमने गिरिराज सिंह को भी देखा कि कैसे वो विवादित बयान लगातार देते रहे। कल जिस तरह से विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी भाषा से ऐसा लगता है कि वो ये नहीं मानते कि मैं 20 करोड़ की जो आबादी उसके मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो ये मानते हैं कि मैं एक खास तबका है उसके मुख्यमंत्री हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ऐसी विवादित बयान देता है, वो भी बयान ऐसा है कि उसको दोहराया नहीं जा सकता, तो आप समझ सकते हैं कि मानसिकता कैसी भरी पड़ी है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने स्कूल का मिसाल दिया, वो शायद भूल रहे कि वहाँ पे 10 सालों से राज वही कर रहे मुख्यमंत्री वही हैं, तो आखिरकार आपके कार्यकाल में वहाँ पे जो स्कूलों की बात करें, एजुकेशन की बात करें, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है या फिर उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस की है? आप वहां पे मुख्यमंत्री, तो आपको जिम्मेदारी बनती है। आपने भी टी राजा सिंह की बात की। देखा जाए अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी परवेश वर्मा जो है वो विवादित बयानों से जाने जाते हैं। इस बार उनकी जीत हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री उनको बीजेपी बना सकती है। ऐसा इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था, लेकिन अभी बिल्कुल पूरी तरह से चुप्पी है। जब से योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया विधानसभा के अंदर से, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है, हम समाजवादी पार्टी की बात करें, उन्होंने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है। और भी जो हम आकाश की बात करें या और जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन पे तंज कस रही है। वही सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने वाले हैं, तो शायद अब प्रधानमंत्री बनने के लिए होड़ मची हुई है और इसीलिए ऐसे बयानबाजी किया जा रहा है। हमने यहाँ पे तेलंगाना की बात की जाए तो राजा सिंह को भी देखा जाता है, वो भी राजा सिंह प्रधानमंत्री नहीं, वो इसलिए विवादित बयान देते हैं कि आने वाले वक्त में शायद तेलंगाना में बीजेपी गवर्नमेंट बने तो यहाँ के मुख्यमंत्री की रेस में मैं आगे हूँ। तो ये अभी से फ्यूचर देखा जा रहा है। अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्होंने एक खास समुदाय को लेकर टारगेट किया, उसके बाद से उन्होंने एजुकेशन पे भी बात की, स्कूल पे भी बात की। वही अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने ये तंज कसा है कि उस स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया है, लेकिन बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने
आप में भर जाएगी। यानी उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से क्लास के आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसा वक्त है कि अब आपको भी अगर स्पेशल क्लास करने की ज़रूरत है, और एक ऐसा क्लास हो कि उस क्लास में ये बताया जाए कि विधानसभा के अंदर जो अशब्द है उसका इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विवादित बयान दिया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ के मुख्यमंत्री है जो लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, तो उससे उनकी मानसिकता कैसे भरी पड़ी है। और उत्तर प्रदेश के खास तबका ये भी कहता है, आरोप ये लगातार लगाता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो लगातार पक्षपात करती है और किसी एक खास समुदाय पे लगातार वो कानूनी कार्रवाई करती है। तो ऐसा इल्जाम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगता है, और कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, इससे साफ साबित हो रहा है कि आखिरकार उनके दिमाग में क्या भरा पड़ा है। देखिए, देश में जो केंद्र में सरकार है बीजेपी, उसके लीडर्स उल्टे सीधे बयान देते हैं। बहुत ही उल्टा सीधा एक धर्म विशेष को लेकर के बोला जाता है, और ये कोई छोटे मोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, या फिर गृह मंत्री अमित शाह हों, या फिर योगी आदित्यनाथ हों, या फिर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हों, या फिर महाराष्ट्र का नेता नीतीश राणा हो, या गिरिराज सिंह हो, या राजा सिंह हो। जितने भी लोग हैं ये सारे इस तरह के भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरह आपने बोला अभी कि जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनको आगे चल के ज़्यादा अच्छी पोस्ट मिलती है। एक तरफ आप देखिए कि बीजेपी के लीडर्स इस तरह के बयानात देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ, डायरेक्टली मुसलमानों के खिलाफ बोला जाता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो क्या बोलते हैं, अजमेर दरगाह में जो है चादर भेजते हैं, चढ़ाने तो नहीं जाते लेकिन भेजते हैं। और फिर कतर के जब शेख हिंदुस्तान आते हैं तो उनको लेने के लिए वो एयरपोर्ट जाते हैं, जो कि प्रोटोकॉल तोड़ करके एक काम ऐसा किया गया। आप जो है दूसरे मुल्कों में जा करके, या दूसरे मुल्कों के जो मुस्लिम से हैं उनसे आप मिल रहे हैं उनका आप वेलकम कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में आप ही की पार्टी के, या आप खुद ऐसे ऐसे बयान देते हैं, आपके पार्टी के नेता भी ऐसे बयान देते हैं जो कि सीधे सीधे एक समुदाय पे प्रहार करना होता है। मतलब एक समुदाय को इस तरह से झंझोड़ देना कि वो उठ ही ना पाए। और बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो है कमर तोड़ती है, वो खून नहीं बहाती है। जिस तरह से चीज़ें अभी इस देश में चल रही हैं, आप देखिए कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें कुंभ की, कुंभ को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, आजकल के कुंभ में ये हो गया, कुंभ में ये हो गया, कुंभ में इतने लोग आ गए। लेकिन जो भगदड़ हुई थी उस दौरान कितने लोग मरे हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, उसके बारे में पूछने पे उनकी पसीने छूट जाते हैं। कुंभ में जो कि बोले थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसकी जब पोल खुलती तो उनके पसीने छूट जाते हैं। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि हमने इतनी ट्रेनें चलाई हैं, ये किया है, वो किया है। जब दिल्ली में भगदड़ मचती है स्टेशन पे तो उनके पसीने छूट जाते हैं। और दिल्ली नहीं, इससे पहले भी कई जगहों पे ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। आप देखिए कि एक ट्रेन जा रही है, एसी कोच पे लोग पत्थर फेंक रहे, डंडों से उसका शीशा तोड़ रहे हैं। अगर यही चीज़ कोई और समुदाय का, खासकर मुस्लिम समुदाय का कोई इंसान करता तो वहाँ पे क्या हाल होती, उनके साथ अब तक क्या होता, इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाता। जिस तरह से हमने बात की कि तेलंगाना में एक बच्ची के साथ एक जिसके बाप को कुछ 40 से 45 लोग मार रहे थे, उन पे हमला कर रहे थे, उसको बचाने के लिए वो जाती जो कि महज 15 साल की थी, उसको भी नहीं छोड़ा जाता। इस देश में इस वक्त सिर्फ अगर आप सनातन की बात करेंगे और सनातन की आड़ में आप जो भी कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में बीजेपी जो है वो गौमांस पे रोक लगाती है कुछ स्टेट्स में, लेकिन गौमांस वाली जो कंपनियां हैं उससे वो चंदा ले लेती है। और कुछ स्टेट्स ऐसे भी जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पे गौमांस का उपयोग हो रहा है, लेकिन सिर्फ ऐसे ऐसे स्टेट्स में नहीं हो रहा है जहां पे ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो है मुसलमान ज़्यादा हैं। तो इन तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने जैसा काम करती है। इस देश की एकता, इस देश का भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब के बारे में जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं ख़राब होती नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में मैदान सज गया है, बाराती भी तैयार हो गए हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली में दूल्हा कौन बनेगा इसको लेकर के मंथन जारी है। जिस तरह से बात की जा रही थी कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनका नाम भी हटता नज़र आ रहा है। 27 साल के बाद
दिल्ली में भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर किसी और पार्टी के साथ ऐसा हुआ होता कि 10 दिन से ज़्यादा हो गए होते और मुख्यमंत्री नहीं बना होता, तो अब तक बीजेपी और हमारा जो दरबारी मीडिया है वो किस तरह से इन चीज़ों को उठाता, उसके बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन फिर भी 2 हफ्ते से दिल्ली के नए सीएम को लेकर के सस्पेंस बरकरार है। इसके बारे में रोज़ तरह तरह की न्यूज़ आती रहती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, कहाँ होगा, कितने लोग आएंगे, कितने लीडर्स आएंगे, कितनी पार्टियों के और लीडर्स आएंगे, कितने धर्मगुरु आएंगे, कितने बिजनेसमैन्स आएंगे, कितने बॉलीवुड से लोग आएंगे, सब कुछ तय है। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब ये कहा जा रहा है कि आज शाम 7 बजे तक शायद वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर लगभग 24 घंटे का वक्त बाकी रह गया है जब दिल्ली का कोई नया मुख्यमंत्री होगा। जब दिल्ली का इलेक्शन खत्म हो तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रवेश वर्मा का नाम आगे है और वो मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि कई हद तक ये मान लिया गया था, लेकिन अभी जिस तरह से बीजेपी का स्टैंड रुख बिल्कुल बदला है, उसमें बिल्कुल प्रवेश वर्मा का नाम सामने नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या सच में प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री होते हैं या बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाती है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो रामलीला मैदान है जो उसको पूरी तरह से सजा लिया गया है। कहा जा रहा है कि वहाँ पे करीब 3000 लोगों की संख्या बताई जा रही है कि 3000 लोग पहुँच सकते हैं वहाँ पे, उतनी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे 3 स्टेज बनाए गए हैं, जहाँ पे एक में जो वहाँ के मौजूदा विधायक है और कुछ सांसद वो बैठेंगे, दूसरे में और जो मंत्री के कैबिनेट के मंत्री शामिल है वो बैठेंगे। और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्टेज से नीचे एक और जगह बनाई जा रही है जहाँ पे कुछ जो बॉलीवुड से लोगों को जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बुलाया जाएगा। लेकिन अभी आज जो बैठक होनी थी उसमें भी टाइम बढ़ा दिया गया है। कल इस वक्त तक शायद मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो साफ हो जाए, लेकिन अभी उसमें भी ये नहीं कहा जा सकता कि जो कल टाइमिंग तय की गई है उसके हिसाब से वहाँ पे मुख्यमंत्री का शपथ हो जाए। लेकिन आज 24 घंटे का जो अभी का दौर है वो बीजेपी के खेमे के लिए काफ़ी मजबूत ये माने जा रही है, क्योंकि अभी जो 24 घंटे का वक्त है उसको उसमें जो तय करना होगा मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इस बीच जो काफ़ी उठक पथल होंगे बीजेपी खेमे के अंदर भी, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत से इस रेस में नेता जो है वो सामने है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि अभी तक दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा उसका चेहरा अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी बीजेपी खेमे के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, किसी नेताओं की बात करें, कोई भी विवादित बयान नहीं आया है। फिर उनके तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि हमारा समर्थन इस नेता को, हमारा समर्थन इस नेता को है। वही अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इनके तरफ से भी अभी भी बीजेपी को कहीं भी किसी भी रास्ते में घेरने की कोशिश नहीं की जा रही है। लेकिन वही अगर बीजेपी की जगह कोई और पार्टी होती और वहां पे अभी तक उनका मुख्यमंत्री चेहरा साफ नहीं हुआ होता, तो यही बीजेपी न जाने कितने तरह के आरोप लगाना शुरू कर दी होती और दूसरी पार्टी होती तो उसके खुद जो उनके अंदर पार्टी के जो नेता हैं वही खुद बगावत करते और सुनने में ये आता कि 10 विधायक किसी और के साथ बैठे हुए और 15 विधायक किसी और के साथ बैठे हुए थे। तो ये समझने ये बहुत बारीकी चीज है कि बीजेपी जो पार्टी है, फिर कह ले बीजेपी के जो अंदर के लोग हैं, उनको किस नेता को कैसे स्टेबल करना है, किस नेता को कैसे बारीकी से पकड़ के अपने साथ, मतलब कहा जाता है कि जो रस्सी है उसको बीजेपी किसी भी हालत में थोड़ी भी ढीली नहीं करती कि कोई नेता जो उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दे। बिल्कुल सही। जिस तरह से आपने बोला कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी किसी तरह का प्रहार करने के मूड में नहीं है, तो आम आदमी पार्टी तो प्रहार कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं प्रहार करने का। आपके पास न सीट है न कुछ है। और वहीं जिस तरह से आपने बोला कि बीजेपी जो है वो रस्सी टाइट करके रखती है, उसको ये पता है। अभी हमने हाल ही में देखा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर के अनिल विज ने कहा कि मैं बहुत सीनियर लीडर हूँ, मुझे मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं बनाना चाहिए बीजेपी लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा, लोग मुझसे कह भी रहे, लेकिन सैनी को ही बनाया गया वहाँ पे मुख्यमंत्री। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो लोगों को ना तो छोड़ती है और ना ही इतनी ज़्यादा छूट देती है। आप चले जाएं वो ठीक है, लेकिन एक जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से आगे चल के आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। जिस तरह से राजा सिंह ने अभी एक बयान दिया था कि जो यहाँ पे एक गोलकुंडा में बनाए गए थे पार्टी के, तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसे नेता को आपने वो जिम्मेदारी दी है जो MIM से ताल्लुक़ रखता है। इस पे जो है हाँ जिला अध्यक्ष बनाया गया था जो MIM से ताल्लुक़ रखता है। उसके बाद बंडी संजय ने उनके ऊपर वो दिया था बयान कि आपके हिसाब से पार्टी नहीं चलेगी, पार्टी कुछ सिद्धांत और नियम है उस हिसाब से चलती, किसी एक विशेष व्यक्ति की कहने पे पार्टी नहीं चलती है।
तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी किसी एक व्यक्ति के हिसाब से काम नहीं करती है। बीजेपी पहले माहौल देखती है, उस माहौल के हिसाब से काम करती है, चाहे भले जितने भी लोग अगेंस्ट हो जाए उसके, लेकिन बिना माहौल के वो काम नहीं करती है। बीजेपी से ये खबर और ये भी है कि हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चाएं हुई थी। इस दौरान सबसे बड़ी खबर जो थी उस दौरान वो यही थी कि देश जो अमेरिका है वो देश के लोगों को हिंदुस्तान भेज रहा है, जो कि इलीगल तरीके से वहाँ गए हुए हैं। भेजना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, किस तरह से भेजा जा रहा है, उस पर चर्चा ज़्यादा थी। आज भी एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ है जिसमें ये आप देख सकते हैं कि एक विमान जो है वो लोगों को लेके जा रहा है। उससे पहले उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं। इसको लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि इस वीडियो को वहाँ की जो व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला गया और इसको लेकर के एलन मस्क ने इस पे वाव बोला है। तो ये भी कहा जा रहा है कि एलन मस्क ने वहाँ पे अपनी पूरी जो है पकड़ बना ली है व्हाइट हाउस में, और कहीं ना कहीं उसमें जो है उन्हीं की बात चलती है। लेकिन एक खबर और भी सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को जो मदद दी जानी थी 21 मिलियन डॉलर की, वो हम नहीं देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के पास ऑलरेडी इतना पैसा है। हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा टैक्स लेने वाला देश है, हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा टैरिफ लेता है, तो हम उसको 21 मिलियन डॉलर क्यों दें। देखिए, ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका के सरकारी दक्षता ने 16 फरवरी को 21 मिलियन डॉलर का अनुदान को रद्द कर दिया। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि आखिर जो टर्न आउट है उसके लिए हम 21 मिलियन भारत को क्यों दें, यानी 182 जो करोड़ रुपए है वो हम भारत को क्यों दें। और उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जो भारत की बात की जाए तो उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है और इसको हम क्यों दें, क्योंकि इसके पहले इसको रद्द कर दिया गया और इसी के समर्थन में डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अमेरिका और भारत के रिश्ते मजबूत बताए जाते हैं और एक के बाद एक करके अमेरिका तरफ से भारत को लगातार झटके लग रहे हैं, उससे आखिर क्या नतीजा निकलेगा। और जो देश के प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये दावा करते हैं कि हमारे साथ रिश्ते अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका के जो बयान सामने आ रहे हैं तो इसमें यह सस्पेंस खड़ा होता है कि अमेरिका और भारत के बीच क्या सचमुच रिश्ते अच्छे हैं। अगर हम अभी डिपोर्ट की बात करें, कुछ दिन पहले फिर एक दूसरा जत्था भेजा गया कि कुछ लोगों को यहाँ पे डिपोर्ट किया गया। उन्होंने ये कहा कि हमें पूरी यात्रा के दौरान खाना तक नहीं दिया गया, बस एक सेब और कुछ जूस दिए गए, लेकिन उसको भी लोग नहीं खा रहे थे ताकि उनको वॉशरूम न जाना पड़े। वॉशरूम जाने में भी दिक्कत हो रही थी। फिर इस बार उनके हाथों में जंजीरें बांधकर यहाँ पे भेजा गया। एक सिख ने यह कहा कि उनकी पगड़ी को खोलकर जो डस्टबिन है वहां उसमें डाल दिया गया। तो इस देश के प्रधानमंत्री जो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि हमारा रिश्ता जो है अमेरिका के साथ बेहतर है, लेकिन एक के बाद एक जो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि जो अभी टर्न आउट के लिए जो पैसे थे उसको अमेरिका ने बंद कर दिया है। उसके बाद से जो वहां के आपके जो लोग हैं उसको यहाँ पे अलग तरीके से भेजा जा रहा है। तो क्या सचमुच अमेरिका और भारत के बीच जो पहले रिश्ते थे वो अभी कायम है, और कायम अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। बिल्कुल सही। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अभी जो चीज़ें हुई, चाहे वो टैरिफ को लेके हो या 21 मिलियन डॉलर को लेके हो, या फिर अभी जो इलीगल लोग यहाँ भेजे जा रहे हैं उनको डिपोर्ट करने के रिलेशन में हो, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के या नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में जाती हुई नज़र आ रही हैं। इससे यही सबक मिलता है कि आपको अपने हिसाब से काम करना चाहिए। आपको खुद एक विमान भेजना चाहिए था और उन लोगों को बाइज्जत वहाँ से लेके आना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में अगर कहीं पे कुछ ऐसी धार्मिक चीज़ें हो रही होती तो उसके लिए आपके पास हेलीकॉप्टर भी हो जाते जिस पे आप पुष्प वर्षा करते हैं। लेकिन जब ऐसी कोई ज़्यादा मजबूरी होती है तो वो हेलीकॉप्टर्स नहीं आते। जिस तरह हमने पुलवामा में भी देखा था, जब ये बोला गया था कि भाई यहाँ पे कुछ खतरा है, हमें हवाई वो चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया, तो उसके बाद क्या हालत हुई आप सब लोग जान सकते हैं। और उसके बाद फिर जिस तरह से वोट मांगे गए वो भी सबके सामने। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी शाहिद उमर को दी इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।